Hello everyone, welcome to EduTap. So today in the Jaffrey online classes, the topic that we are going to discuss is mortgage. So Jaffrey online classes में हम हर हफ्ते मंडे टू सैटरडे आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स लेके आते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स के, शाम को 7 बजे, और हर वीडियो के एंड में उससे रिगार्डिंग एमसीक्यूज भी डिस्कस किए जाते हैं। तो इस हफ्ते ये 3 वीडियोस तो ऑलरेडी चैनल पे हैं, आप जाके देख सकते हैं। एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग मॉर्टगेज। तो जब आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि आपका घर है, बिल्डिंग है, लैंड है, जो मूव नहीं कर सकती, उसे अगर आपको बेचना है, ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अप्लाई होता है। ठीक है। जब आप इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर गिरवी रखते हो, और ये जो प्रॉपर्टी है इमूवेबल है, तो जब आप ऐसी चीज को गिरवी रखते हो तो उस पे जो चार्ज क्रिएट होता है उसे मॉर्टगेज बोला जाता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब चीज जिसे हम गिरवी रख रहे हैं वो मूवेबल है और बैंक की पोजेशन में चली जाती है, लेंडर की पोजेशन में चली जाती है, उसे प्लेज बोलते हैं। ठीक है। जब चीज मूवेबल है लेकिन जिसने लोन लिया है उसी की पोजेशन में रहता है, उसे हाइपोथिकेशन बोलते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल है, उसे अगर आप गिरवी रखते हैं, तो फिर वहां पे जो चार्ज क्रिएट होता है, जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट होता है, तो वहां पे मॉर्टगेज वर्ड यूज किया जाता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी है यहाँ पे। ओके। तो यहाँ पे जब सेल की बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की बात करते हैं अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो वहां पे एक्सचेंज जब होता है तो प्राइस या तो उसी टाइम पे किया जाता है चीज का, या फिर पार्टली पे किया जाता है, पार्टली प्रॉमिस किया जाता है, या फिर प्रॉमिस किया जाता है फ्यूचर में पे करने का। अगर आप सेल करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की इंडिया में, तो अगर वो चीज जो आप बेच रहे हैं अगर वो 100 रुपए से ज्यादा की है, तो आपको फिर ऐसी सेल आप सिर्फ बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट कर सकते हैं। देखो 1882 का एक्ट है, तो अभी तक 100 रुपए पे ही अटका हुआ है कि 100। अब तो ऑब्वियसली अगर आप मतलब लिटरली 1 गज जमीन भी बेचोगे वो भी 100 रुपए से महंगी होगी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर ट्रांजेक्शन में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, लेकिन एक्ट के अकॉर्डिंग चले तो अगर 100 रुपए से ज्यादा की वैल्यू है तो फिर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब मॉर्टगेज जब आप करते हैं, जब आप गिरवी रखते हैं जमीन को या प्रॉपर्टी को, तो ये मॉर्टगेज कौन कर सकता है, कौन ऑफर कर सकता है बैंक को गिरवी रखने के लिए? एक तो जो ओनर है, उस प्रॉपर्टी का ओनर ऑब्वियसली उसे गिरवी रख के लोन ले सकता है, चाहे उसने बाय परचेज ओनरशिप उसके पास आई हो, चाहे जब घर का बंटवारा हुआ तो आधा घर उसके हिस्से में आया, वो भी गिरवी रख सकता है। किसी को इनहेरिट किया है, बाप दादा की जायदाद से मिला है, किसी ने गिफ्ट किया है, लीज है, सब पे मॉर्टगेज क्रिएट हो सकती है एक इंडिविजुअल के द्वारा। अगर 2 लोग हैं, दोनों के 2 भाई हैं, दोनों के नाम पे है घर, तो वो दोनों भी मिलके उस प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो भी ये फैसिलिटेट कर सकता है। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे कर्ता है जो HUF का, वो भी इस प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करवा सकता है। अगर प्रॉपर्टी माइनर के नाम पे है, तो यहाँ पे माइनर की प्रॉपर्टी को भी गार्डियन गिरवी रख सकता है विद द सैंक्शन ऑफ कोर्ट अंडर द गार्डियंस वार्ड्स एक्ट 1890। तो वहां पे इस एक्ट की सैंक्शन के बाद एक माइनर की प्रॉपर्टी को गिरवी रख सकता है गार्डियन, लोन लेने के लिए मॉर्टगेज कर सकता है। अब मॉर्टगेज हमारे पास मल्टीपल प्रकार के होते हैं, सिंपल, बाय कंडीशनल सेल, यूजोफ्रैक्चरी, इंग्लिश, बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीज एंड एनोमलस। इन्हें अब हम डिटेल में करेंगे। ठीक है। सिंपल मॉर्टगेज सबसे बेसिक टाइप का मॉर्टगेज है कि जब आप गिरवी रखते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी को और आप प्रॉमिस करते हो कि आप पर्सनली ये सारा लोन रीपे करोगे, तब आप एक सिंपल मॉर्टगेज क्रिएट करते हो। लेकिन इसमें जो गिरवी रख रहा है उसे मॉर्टगेजर बोला जाता है, जिसे गिरवी रखने के लिए दी गई है उसे मॉर्टगेजी बोला जाता है। तो यहाँ पे सिंपल मॉर्टगेज में जो पोजेशन है वो मॉर्टगेजी के पास नहीं जाती, जिसने लोन लिया है उसी के पास पोजेशन रहती है। ठीक है। अगर मॉर्टगेजर कल पे नहीं कर पाता है, लोन वापस नहीं कर पाता है, तो फिर ऑब्वियसली इस जायदाद को, जमीन को बेच के फिर पैसा वसूला जा सकता है। लेकिन ये बेचने के लिए भी कोर्ट का ऑर्डर जरूरी होता है। जो मॉर्टगेजी है, जिसने लोन दिया है, इस केस में हम एग्जाम्पल लेंगे बैंक की, तो अगर बैंक को उस जमीन को बेचना है, लोन का पेमेंट नहीं आया है, तो कोर्ट का ऑर्डर जरूरी है। और अगर मॉर्टगेज क्रिएट की जा रही है ऐसी प्रॉपर्टी पे जहां पे प्रिंसिपल अमाउंट
लोन का 100 रुपए से ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन सिंपल मॉर्टगेज की कंपलसरी है। ओके, अगर फिर दूसरा टाइप देखें वो है मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। तो इसमें क्या होगा, मान लो एक पर्सन है राम और एक है करण। राम ने लोन दिया करण को, करण ने उसके बदले में अपना जो हाउस है उसे गिरवी रखा है, मॉर्टगेज किया है। तो इस मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल में क्या होगा, करण अपना घर राम के नाम पे कर देगा, ऑस्टेंसिबल सेल कर देगा, कंडीशनल सेल होती है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, अगर कल राम को पेमेंट नहीं मिलती है, राम को अगर पेमेंट नहीं मिलती है तो फिर यहाँ पे कोर्ट की इंटरवेंशन के साथ इस घर को पूरी तरीके से फिर बेचा जा सकता है, बिल्कुल से राम के नाम पे आ जाएगी और इसे बेच के राम अपने पैसे वसूल देगा। ठीक है, तो ऑस्टेंसिबल सेल का क्या मतलब होता है कि प्रॉपर सेल नहीं है, बिल्कुल ही राम का हक नहीं आ गया है उस घर पे, लेकिन कहने को कागजी वहां पे ऑस्टेंसिबल सेल कर दी गई है ऑन कंडीशन कि डिफॉल्ट अगर होता है मॉर्टगेज मनी का, ठीक है, ऑन अ सर्टेन डेट द सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट। अभी जो नकली टाइप की प्रॉपर्टी राम के नाम पे हुई थी वो फिर एब्सोल्युटली नाम राम के नाम पे हो जाएगी। ठीक है, और अगर करण ने पूरे पेमेंट कर दी है, सारा लोन का पैसा दे दिया है राम को, तो फिर ऑब्वियसली ये जो ऑस्टेंसिबल सेल थी ये किसी मतलब की नहीं रह जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो कि करण ने कल पेमेंट नहीं कर पाया, राम ने घर से पैसा वसूलने की कोशिश की लेकिन घर के दाम बहुत ज्यादा कम थे, राम ने करण को पैसे दिए थे 10 लाख और घर बेच के भी कितना पैसा आ रहा है 7 लाख, तो बाकी के 3 लाख वसूलने के लिए करण की दूसरी प्रॉपर्टी को जब्त नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे ये सब करने के लिए भी पूरा प्रोसेस ऑस्टेंसिबल सेल को एब्सोल्यूट बनाने के लिए या इस घर को बेचना है अगर राम ने, तो कोर्ट की इंटरवेंशन की जरूरत है। यहाँ पे करण की कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है डेट पे करने की, वो कह रहे ठीक है मैंने तो घर तुम्हें दे दिया है, अगर मैं नहीं पेमेंट कर ला तो सेल अपने आप एब्सोल्यूट होगी। तो इस केस के अंदर करण का कोई भी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है पे करने का, और ऐसी जो मॉर्टगेज है उसे बैंक प्रेफर नहीं करते। क्यों नहीं प्रेफर करते, एक तो घर बेचने के लिए पूरा झमेला है, आपको कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, करण की कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी, जो सामने वाला मॉर्टगेजर है उसकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी है ही नहीं है लोन को चुकाने के लिए, और ऊपर से बैंक के पास या इस केस में राम के पास प्रॉपर्टी का पोजेशन भी नहीं आएगा, वो उस घर में जाके रह भी नहीं सकता। चाहे ऑस्टेंसिबली सेल कर दिया है, एक नकली दिखावे की सेल कर भी दी है, लेकिन स्टिल पोजेशन करण के पास ही है, राम के पास पोजेशन भी नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल है कि अगर लोन नहीं चुकाया तो फिर उसके नाम पे हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली कोर्ट का इंटरवेंशन जरूरी है। फिर आती है यूजोफ्रैक्चरी मॉर्टगेज। यूजोफ्रैक्चरी मॉर्टगेज में क्या होगा, सेम हम राम और करण वाला केस लेते हैं, राम ने करण को 10 लाख लोन दिया, करण ने क्या किया, यूजोफ्रैक्चरी मॉर्टगेज क्रिएट कर दी अपने घर पे। तो इस घर से अगर करण को कोई भी रेंट आता है तो उसका बेनिफिट भी किसको मिलना शुरू हो जाएगा, राम को मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी प्रॉपर्टी यूजोफ्रैक्चरी मॉर्टगेज में गिरवी रखी जाती है उस प्रॉपर्टी से अगर कोई भी रेंट आ रहा है, कोई भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो वो मॉर्टगेजी को मिलेगा, जिसने लोन दिया है उसको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इवन यहाँ पे जो पोजेशन है वो भी किसके पास जा सकती है, सामने वाले मॉर्टगेजी के पास जा सकती है पोजेशन। ठीक है, लेकिन इस केस में भी जो मॉर्टगेजर है वो कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं कर रहा है पेमेंट के लिए। यहाँ पे इशू क्या हो जाएगा कि अगर कर पेमेंट नहीं आती है करण से राम को, तो करण की कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है, वो कहेगा ठीक है घर से जो रेंट आ रहा है तुम वसूलते रहो, तुम्हारा पैसा चुकता हो जाएगा। हो सकता है लोन है 10 लाख का और रेंट महीने का 2,000 आ रहा है, तो बुढ़ापा भी निकल जाएगा राम का, लेकिन उसके लोन के पैसे वापस नहीं आएंगे, इंटरेस्ट प्रिंसिपल भी नहीं आएगा, इंटरेस्ट तो छोड़ो। और यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, और सेल और फोरक्लोजर का राइट अवेलेबल नहीं है। फोरक्लोजर का राइट का क्या मतलब होता है कि अगर आपने किसी को लोन दिया है और उसने आपके पास जो गिरवी रखी है प्रॉपर्टी, आप उसे बेच देंगे। राइट ऑफ फोरक्लोजर में अगर आपको पेमेंट नहीं मिली तो फिर आप उस प्रॉपर्टी को बेच दो और अपने पैसे वसूल कर लो। यूजोफ्रैक्चरी में द राइट ऑफ फोरक्लोजर और सेल इज नॉट अवेलेबल टू द मॉर्टगेजी। अब उसे बेचने का राइट भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मॉर्टगेजर अगर करण जो है
अगर अब देखो सारा रेंट किसके पास आ रहा है, राम के पास आ रहा है, यूजोफ्रैक्चरी मॉर्टगेज है। तो इस केस में अगर 30 साल के अंदर अंदर करण राम पे केस नहीं करता, मॉर्टगेजर उसको सू नहीं करता कि अब मेरी प्रॉपर्टी दे दो, तुम तो 30 साल हो गए तुम रेंट खा रहे हो, 30 साल के अंदर अंदर अगर मॉर्टगेजर केस नहीं करता है तो मॉर्टगेजी एब्सोल्यूट ओनर बन जाएगा। इस केस में राम मान लो रेंट खाता जा रहा है जो भी प्रॉपर्टी का है, क्योंकि उसने लोन दे रखा है। इस केस में अगर 30 साल हो गए रेंट चुकता नहीं हुआ और करण कोई केस भी नहीं कर रहा राम पे अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए, तो फिर एब्सोल्यूट ओनर बन जाएगा राम उस प्रॉपर्टी का। तो ये है हमारी यूजोफ्रैक्चरी मॉर्टगेज। इंग्लिश मॉर्टगेज में क्या होता है, अब कंडीशनल सेल में क्या था, ऑस्टेंसिबल सेल होती है, नकली सेल होती है, एक्चुअली सेल नहीं होती है। इंग्लिश मॉर्टगेज में क्या होगा, एब्सोल्यूटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाती है। इस केस में क्या है, इस केस में ये होगा कि राम ने लोन दिया था करण को, तो करण अपना घर पूरे तरीके से एब्सोल्यूट सेल कर देगा राम को और ये बोलेगा कि मैं तुझे लोन चुका दूंगा, जब मैं लोन तुझे चुका दूंगा तब ये घर तू फिर से मेरे नाम पे कर देना। ये कंडीशनल सेल नहीं है, यहाँ पे एब्सोल्यूट जो सेल है वो मॉर्टगेजी को कर दी गई है मॉर्टगेजर के द्वारा, लेकिन ऑब्वियसली विद द कंडीशन कि इसे रीट्रांसफर किया जाएगा। इस केस में पर्सनल लाइबिलिटी बनती है मॉर्टगेजर की। पिछले केसेस में हमने क्या देखा, दो केसेस में पर्सनल लाइबिलिटी थी ही नहीं मॉर्टगेजर की, लेकिन इसमें पर्सनल लाइबिलिटी भी है। ठीक है, और यहाँ पे मॉर्टगेजी जो है वो मॉर्टगेजर को सू भी कर सकता है पैसे रिकवर करने के लिए। तो ये इंग्लिश मॉर्टगेज है, इसमें सच में सेल कर देते हैं और बाद में सेल वापस से होती है जब पैसे चुका दिए जाएं, नहीं तो वो ओनर तो है ही ये प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब है मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। कुछ ऐसे टाउन्स हैं, टाउन्स ऑफ कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे या फिर ऐसे स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने इस टाइप की मॉर्टगेज अलाउ की है। वहां पे क्या होता है कि मान लो राम को लोन देना है करण को, करण अपने घर के जो असली कागज हैं, नॉट नकली, असली कागज राम को दे देता है कि ये रे मेरे घर के कागज और तुम मुझे इसके बदले में लोन दे दो। तो ये मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स हो जाती है कि तुम ये पकड़ो मेरे घर के कागज, या वो खुद पकड़ा जाए करण या उसका कोई एजेंट पकड़ा जाए राम को कि ये लो सारे प्रॉपर्टी के कागज और मुझे तुम लोन दे दो। ऐसे टाइप की जो मॉर्टगेज क्रिएट होती है वो डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स के द्वारा होती है। इंग्लिश लॉ में इसे इक्विटेबल मॉर्टगेज बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटीज नहीं हो रही हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कोई रजिस्ट्री नहीं करवा रहे हो, आप सिर्फ अपने घर के कागज गिरवी रख के जा रहे हो। बैंक जब ऐसी मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स लेता है, कुछ चाहे रजिस्ट्रेशन ना हो, लेकिन एक मेमोरेंडम ऑफ एंट्री दायर की जाती है बैंक के द्वारा जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं और इस पे स्टैंप ड्यूटी भी लगती है। लेकिन इस केस में भी कोर्ट का ऑर्डर चाहिए ऐसी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। अगर कल करण राम को पेमेंट नहीं कर पाता है तो इस केस में भी फिर सारा प्रोसीजर लीगल होगा, फिर वही बात के कोर्ट के पास जाओ धक्के खाओ। तो जो इसका फायदा है ना इस मॉर्टगेज का ये कि कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली सेल के टाइम पे कोर्ट के धक्के खाने तो फॉर्मेलिटीज तो आ ही जाती हैं। फिर आती है एनोमलस मॉर्टगेज। इसकी डेफिनेशन थोड़ी नेगेटिव है। नेगेटिवली डिफाइंड का क्या मतलब है, इसकी कोई अपनी डेफिनेशन नहीं है। इस एनोमलस मॉर्टगेज का मतलब होता है ऐसी मॉर्टगेज जो ना सिंपल है, ना मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल है, ना यूजोफ्रैक्चरी मॉर्टगेज है, ना इंग्लिश मॉर्टगेज है, ना मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स है। जो किसी कैटेगरी में नहीं आ रही ऐसी मॉर्टगेज को एनोमलस मॉर्टगेज बोलते हैं। कई बार ऐसी मॉर्टगेज क्रिएट की जाती है जिसमें थोड़े फीचर सिंपल के होंगे, थोड़े फीचर कंडीशनल सेल के होंगे, तो नई प्रकार की अगर कोई क्रिएट होती है तो उसे एनोमलस मॉर्टगेज बोला जाता है। ठीक है, और अगर आपने मॉर्टगेज के रिगार्डिंग अगर लिमिटेशन पीरियड की बात करनी है तो लिमिटेशन पीरियड सूट फाइल करने के लिए फॉर सेल ऑफ मॉर्टगेज प्रॉपर्टी इज 12 years from the date when the money secured by the mortgage becomes due. Limitation period of filing suit for foreclosure is 30 years from the date the money secured by the mortgage becomes due. ठीक है, सेल के लिए 12 साल है, फोरक्लोजर के लिए 30 years है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपने सेल करनी है इमूवेबल प्रॉपर्टी की और कंसिडरेशन जितने की बिकनी है वो 100 रुपए कितने से ज्यादा का अमाउंट है कि रजिस्टर कराना जरूरी है, तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि अगर 100 रुपए से ज्यादा की अमाउंट है सेल की इमूवेबल प्रॉपर्टी की तो वहां पे रजिस्टर करवाना कंपलसरी है। फिर है
मॉर्टगेज ऑफर प्रॉपर्टी कैन बी क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। जो ये मॉर्टगेज के लिए ऑफर करते हैं प्रॉपर्टी को, कौन कर सकता है ऑफर कि मॉर्टगेज के लिए गिरवी रखने का हक किसको है? एक या एक से ज्यादा अगर जो को ओनर होते हैं, क्या वो मिलके प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर सकते हैं? कर सकते हैं। एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर है जो प्रॉपर्टी का, कर सकता है। एचयूएफ में करता कर सकता है, कर सकता है अगर प्रॉपर्टी एचयूएफ के नाम पे है। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑल ऑफ दी अबव प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करवा सकते हैं। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग इंग्लिश मॉर्टगेज? इसमें कह रहे हैं मॉर्टगेज बाइंड्स हिमसेल्फ टू रीपे द मॉर्टगेज मनी ऑन अ सर्टेन डेट एंड ट्रांसफर्स द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली। एब्सोल्यूट सेल हो जाती है इंग्लिश मॉर्टगेज में, ऑस्टेंसिबल नकली टाइप की सेल होती है कंडीशनल वाले में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मॉर्टगेजर कैन नॉट sue the mortgagee cannot sue the mortgager for the recovery of money। मॉर्टगेजी सू कर सकता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अगर बैंक का कल पैसा वापस नहीं आएगा, अगर इंग्लिश मॉर्टगेज है तो वो केस कर सकता है। देर इज नो पर्सनल लाइबिलिटी फॉर द मॉर्टगेजर टू रीपे। गलत, मॉर्टगेजर की पर्सनल लाइबिलिटी होती है पे करने की। तो यहाँ पे करेक्ट सिर्फ ऑप्शन ए है। अब आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। द mortgager ostensibly sells the mortgage property on condition that on the default of payment of the mortgage money on a certain date the sale shall become absolute। ये कौन से टाइप की mortgage है जिसमें ostensibly हम सेल कर देते हैं mortgage property को, कि अगर हम नहीं पे करते तो फिर तुम्हारी हो जाएगी प्रॉपर्टी, पे कर देंगे तो इस सेल का कोई मतलब नहीं है। तो कौन से टाइप की ये मॉर्टगेज है? सिंपल, बाय कंडीशनल सेल, यूजुफ्रैक्चरी या फिर इंग्लिश? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारे सेशन थोड़े से भी हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और आप साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि सारे आपको नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।